बौखलाने से आप मेरे तथ्यों को और मेरे आंकड़ों को नहीं झुठला दीजिएगा, क्योंकि आंकड़ों से ही आपकी कलई खोलूंगी। बोलने दे। मैं सबसे पहले फ्यूल प्राइसेस की बात करना चाहती हूं, क्योंकि वो जो कुचक्र है उसी से सब कुछ रिलेटेड है। आपने उसका थोड़ा सा ब्यौरा दिया था अपने ओपनिंग स्टेटमेंट पे। आपके समय पर एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, एडिशनल चार्जेस नहीं थे, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा था, दाम सस्ते थे, लेकिन उसके बावजूद महंगाई तो अनकंट्रोलेबल थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में माना कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, महंगाई रोक दूं। फूड इन्फ्लेशन लगभग 9% पे बना हुआ है, फ्यूल इन्फ्लेशन 20% से ऊपर है, अभी तो चलिए 32% से नीचे आया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके समय पर ये 18% क्यों था? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत को आप जानते ही हैं, इसने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी है। जितना झूठ बोल सकती है, जितना चिल्ला के बोल सकती है, लड़ोकनी एक नंबर की है ही है। इसने सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि दूसरों के सामने जाओ और गाली गलौज कर दो, लड़ने बैठ जाओ, बस, और उसे कुछ नहीं आता है। इनको सबको मैंने देखा है, कांग्रेस से कोई संस्कार दे दिए गए हैं कि आप जाओ बीजेपी को, मोदी को गालियां दो, बता दो कि बड़ी महंगाई थी, ये है वो है, फलाना ढिमकाना है। जबकि इनके टाइम के अंदर क्या हाल था पूरी दुनिया जानती है, और आज भी जो जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां पे क्या हाल है सब जानते हैं। लेकिन झूठ पे झूठ बोलना इनकी एक आदत बन चुकी है। लेकिन उनको जवाब इन्हीं के जो परफेक्ट प्यारे चैनल थे उन्होंने देना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब इनकी वही बजाने लग गए हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सुप्रिया ने और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथ में को पैनलिस्ट को भी। ये जो डेटा है ना, ये रामेश्वर जी को जाके समझाए भाजपा। जब वो डबडबाई आंखों से सब्जी बेचने वाला व्यक्ति कहता है हमारी गुजर नहीं हो रही, ये उस महिला को समझाए जो भी आपके चैनल पर बोल रही थी इतनी महंगाई हो गई, समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को कैसे खिलाएं। ये उन 50,000 लोगों को समझाए जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना नाम कटवाया। ये उन लोगों को समझाए जो आज अपने बच्चों को पढ़ाने में मजबूर हैं, नहीं पढ़ा पा रहे, पेट काट कर भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये डेटा जाकर उनको पढ़ाइएगा। बीजेपी के गोपाल जी बीच में मुझे ये बोलना है, गोपाल बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, थोड़ा कोई जरूरत नहीं। गोपाल जी आप जानते हैं बौखलाहट की कोई जरूरत नहीं है, ये इस मंच की परिपाटी है, इसमें बौखलाइए मत। वापस लौटूंगी। सुप्रिया जी प्लीज कह रही। बौखलाने से आप मेरे तथ्यों को और मेरे आंकड़ों को नहीं झुठला दीजिएगा, क्योंकि आंकड़ों से ही आपकी कलई खोलूंगी। बोलने दे। मैं सबसे पहले फ्यूल प्राइसेस की बात करना चाहती हूं, क्योंकि वो जो कुचक्र है उसी से सब कुछ रिलेटेड है। आपने उसका थोड़ा सा ब्यौरा दिया था अपने ओपनिंग स्टेटमेंट पे। 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी क्रूड पर 2014 में। आज क्रूड पर एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 83 पैसे है। अब ये पलट कर कहेंगे अरे राज्यों को भी देते हैं। जी नहीं, आपने 13 बार जो एक्साइज बढ़ाई, अधिकांश बार आपने स्पेशल और एडिशनल बढ़ाई, जो कि राज्यों के साथ साझा नहीं होती है। तो आपके हाथ में है आज की तारीख में प्राइसेस कम कर देना, और डीरेगुलेशन का मतलब भी यही होता है। क्योंकि अब आप हमारे ऊपर वो ठीकरा फोड़िएगा तो मैं पहले उसका पर्दाफाश कर देती हूं। डीरेगुलेशन का मतलब है जब 100-150 तक क्रूड ऑयल चला जाएगा तो यहां पर दाम बढ़ेंगे। लेकिन जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, क्रूड ऑयल 70 तक गया, कोविड के दौरान $20 के नीचे चला गया, क्या हमारे आपके फ्यूल बिल्स कम हुए थे? क्यों नहीं कम हुए? क्या गरीब पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है? असलियत यह है कि गरीब की कमर तोड़ दी है आपने। 64% जीएसटी इस देश की सबसे गरीब 50% आबादी से आप वसूल रहे हैं, और अब इतनी निर्लज्जता आप दिखा नहीं सकते, इसलिए आपने जीएसटी के आंकड़े साझा करने से मना कर दिया, क्योंकि आपको पता है वो कंजम्पशन टैक्स है और उसको आप गला रेत रेत कर वसूल रहे हैं। ये मैं पहली बात कहना चाहती हूं। फ्यूल की जो धांधली है वो देश को पता है। जब महंगा होता है तब भी हम देते हैं, जब सस्ता होता है तब भी हम इसे वसूली की जाती है। नहीं, लेकिन सुप्रिया जी आपके वक्त में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी उतनी नहीं थी जितनी इन 10 सालों में बढ़ी है। तो मैंने स्टेट किया, फैक्ट है, उसमें मैं कहूं या आप कहें या गोपाल जी न कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके समय पर एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, एडिशनल चार्जेस नहीं थे, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा था, दाम सस्ते थे, लेकिन उसके बावजूद महंगाई तो अनकंट्रोलेबल थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में माना कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, महंगाई रोक दूं।
मैं आपको एक रोचक किस्सा बताती हूँ और वो रोचक किस्सा सबके लिए सुनना जरूरी है। हम सब अचार खाते हैं, अभी अभी आम का कैरी का सीजन गया, सबके घरों में अचार पड़ने की बात होती है। हमने कहा भैया अचार मत बनाओ, खरीद कर ले आओ, वो शायद ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा। कच्चा आम 25 रुपए किलो होता था 2014 में, आज 10 साल बाद 50 है। सरसों का तेल 67 था, आज 150 है। मेथी का दाना 40 रुपए प्रति किलो था, आज 160 रुपए प्रति किलो है। कलौंजी 44 रुपए प्रति किलो थी, अब 300 रुपए प्रति किलो है। सौंफ 100 रुपए प्रति किलो थी, अब 599 रुपए प्रति किलो है। नमक 10 रुपए प्रति किलो था, अब 28 रुपए प्रति किलो है। और लाल मिर्च जो 210 की थी वो 500 रुपए प्रति किलो हो गई है। इस तरह से दाम बढ़े हैं। दाम ऐसे बढ़े कि 120 का टमाटर है और 70 का प्याज है। हो सकता है वित्त मंत्री खड़ी होकर ये कह दें, क्योंकि लहसुन भी 220 में, कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। अब वो टमाटर लौकी भी नहीं खाती। लौकी जैसी सब्जी जो हमारे घर में बच्चों को खिलानी मुश्किल हो जाती है, वो भी 75 रुपए पार कर दी। नहीं सुप्रिया जी, एक बार जरा मेरे सवाल पर भी जवाब दीजिए ना। नहीं। सुप्रिया एक सेकंड, वो सारी चीजें आप जो कह रही हैं, हाँ, एक्साइज ड्यूटी आपके समय पर कम थी, लेकिन महंगाई अनकंट्रोलेबल थी, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं कि क्या सरकार के नियंत्रण में भी सारी चीजें नहीं होती हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता है? आपका शो आपके सवाल का जवाब है। आपके शो की हेडलाइन आपके सवाल का जवाब है। हमारे टाइम पर गाना बनाकर चलाते थे ये लोग, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। समझ गया मैं। तो जो महंगाई का प्रभाव था वो कम क्यों लगता था? क्योंकि लोगों के पास रोजगार था, आए थी। कोई सेंस है इस बात की? अभी सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सिर्फ होलसेल प्राइस इंडेक्स 15 महीने की ऊंचान पर नहीं है, बेरोजगारी भी 9 महीने की ऊंचान पर पीक पर पहुंच गई है। ठीक है, ये असलियत है। इसलिए मैं कहूंगी कि प्रभाव जो रियल रेट ऑफ ग्रोथ था, एक मिनट बोल लेने दीजिए, जो रियल रेट ऑफ ग्रोथ है वो हमारे टाइम पर ज्यादा था, क्योंकि ग्रोथ रेट भी ज्यादा था और माइनस महंगाई, रियल रेट ऑफ ग्रोथ। इनका ग्रोथ रेट नीचे है और महंगाई भी ऊपर है। इंदिरा गांधी के समय पर 74 में 28% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन रेट, नरसिम्हा राव की सरकार में 92 में 11.79, मनमोहन सिंह देश के बेहद मशहूर अर्थशास्त्री, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, 2010 में 11.99% इन्फ्लेशन रेट। आज तो फिर भी 5 या 6 के बीच झूल रही है। मुझे अपने घर जाना है। देखिए, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं और उसमें मैं पॉलिटिक्स नहीं ला रहा हूं। जो भी इस सिचुएशन को इंप्रूव कर सके, ऑल आर वेलकम। 2004 में हिंदुस्तान की आबादी थी 113 करोड़, आज आबादी हो गई है करीब 144 करोड़। इजाफा हुआ है करीब 27% का आबादी में। ठीक है, अब हम बात करें एक एग्जांपल लेके, ताकि दर्शकों और आप सबको क्लियर हो जाए। 2004 में पॉपुलेशन बढ़ी 27%, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ा फूड ग्रेन्स का, वो मात्र बढ़ा 17%। इसका मतलब जितनी आबादी बढ़ रही थी, हिंदुस्तान में उतना खाना पैदा नहीं हो रहा था। सरकार एक्सेप्ट नहीं करती है। सरकार कहीं पर पकौड़े तलने की सलाह देती है। काम बढ़े हुए तो उनको गोपाल जी चिल्लाने को आपसे ज्यादा तेजी से चिल्ला सकती हूँ, लेकिन ये संवेदनशील मुद्दा है। मेरे आपके तू मैं का मुद्दा नहीं है। समस्या का समाधान के लिए सबसे पहले समस्या को स्वीकारिए। और यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी बात कही गई, पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब उस पॉपुलेशन से वोट चाहिए होता है तो वो पॉपुलेशन देवतुल्य है। अगर उस पॉपुलेशन की समस्या का समाधान करना है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तो अलग बातें करी जा रही है। फौज पे खर्चा करना है, सब्सिडी देनी है, स्वास्थ्य, अरे सारी सरकारों ने ये किया है। कोई अलग से 2014 से थोड़ी ये सब शुरू हो गया है। ठीक है। फूड इन्फ्लेशन लगभग 9% पे बना हुआ है। फ्यूल इन्फ्लेशन 20% से ऊपर है, अभी तो चलिए 32% से नीचे आया। मैं आपसे एक सवाल पूछना अच्छा, आपके समय पर ये 18% क्यों था? वह क्या सीन है? राहत देते हैं। ये थोड़ा सा बताइए जरा, आपके समय पर 18%, 11%, 12%, 13% क्यों था? आंकड़ों को देखिए, अगर आंकड़ों पे बातें करेगा तो आंकड़े भ्रमित करेंगे, और इसलिए मैं आंकड़ों पे बात ही नहीं कर रही हूं। आंकड़ों से ही आपकी कलई खोलूंगी, इसलिए मैं आंकड़ों पे बात ही नहीं कर रही हूं। अरे कहना क्या चाहते हो?